नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना उपाध्याय और हम बात कर रहे हैं ग्रामीण शक्ति संरचना के बदलते स्वरूप के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं ग्रामीण भारत में परंपरागत शक्ति संरचना की प्रकृति के बारे में, और आज उस शक्ति संरचना में कौन सा नया प्रतिमान आया है या शक्ति संरचना का स्वरूप आज किस तरह से बदला है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद भारतीय सरकार ने सबसे पहले महत्वपूर्ण काम यह किया कि उसने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। उसके स्थान पर नई पंचायत व्यवस्था को लागू किया। इस पंचायत व्यवस्था ने गाँव में नई शक्ति संरचना को जन्म दिया। 1920 में ब्रिटिश सरकार ने भी कानून बनाकर गांव पंचायतों में अधिकारियों को मनोनीत करने की व्यवस्था की थी, लेकिन उस व्यवस्था में भी जमींदारों का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ था। उस समय भी पंचायत अधिकारियों के चुनाव की एवं वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इन पंचायतों को भी जनता का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। 1948 में जब स्वतंत्रता के बाद कानून ने नई क्रांतिकारी विचारों का शुभारंभ किया। इस कानून के द्वारा प्रत्येक युवा शक्ति को मताधिकार प्राप्त हुआ और चुनाव हाथ खड़े करके कराए जाने लगे। स्त्रियों को पहली बार गांव की गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने का अधिकार भी मिला। गांव पंचायत की कार्यवाही का लिखित रिकॉर्ड रखा जाने लगा और इनका संबंध राज्य की संपूर्ण न्याय व्यवस्था से तथा लगान को प्रशासन से जोड़ दिया गया। इस तरह पहली बार गांव में अधिकारियों का सैद्धांतिक व कानूनी रूप से आर्थिक स्थिति और जाति से संबंध तोड़ दिया गया था। जमींदारी प्रथा उन्मूलन के कानून ने ग्रामीण प्रजातंत्र को गति प्रदान करी और भूमि में मध्यस्थ अधिकारियों की समाप्ति करने से पुराने जो खेतीहर श्रमिक थे उनके परिवारों को आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में जमींदारों के अधिकारों से मुक्ति मिली। नंबरदार और मुखिया के पद को समाप्त कर दिया गया। जो बाग बगीचे, तालाब, चरागाह जमींदारों के अधिकारों में थे, उन्हें गांव की सामाजिक या सामूहिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और उन पर नई चुनी हुई पंचायत को अधिकार और प्रशासन सौंप दिया गया। गांव का चौकीदार अब जमींदार के स्थान पर चुनी हुई पंचायत के अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। इस तरह समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रामीण समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शक्ति संरचना में बहुत महत्वपूर्ण प्रजातंत्रीय परिवर्तन हुए। यह राष्ट्रीय समाजवादी प्रजातंत्र की ओर एक कदम था। कानूनी दृष्टि से भी गांव में सामूहिक संबंधों की प्राचीन व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था ने परिवार के स्थान पर व्यक्ति को शक्ति व्यवस्था में भागीदार बनाया। जाति का महत्व भी समाप्त कर दिया गया। इस तरह प्रदत्त पदों के स्थान पर अर्जित पदों को महत्व दिया गया, जो समाजशास्त्रीय दृष्टि से परंपरात्मक ग्रामीण विश्व दृष्टि में परिवर्तन का प्रयास कहा जा सकता है। नई विकास पंचायतों और न्याय पंचायतों ने नई शक्ति व्यवस्था को जन्म दिया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण शक्ति के स्रोतों को जन सहयोग और लोकतंत्र पर आधारित करना था। अब ग्रामीण नेताओं का चुनाव वर्ग और जाति के स्थान पर उनके अर्जित गुणों के आधार पर होने लगा। पंचायत चुनाव में अभी भी संबंधित अनेक अध्ययन इस बात को पुष्ट करते हैं कि अब भी कई गांवों में एक पंच और सरपंचों के चयन में जाति और वर्ग का महत्व कम नहीं हुआ है। आर्थिक विषमता के कारण भूस्वामियों, बड़े बड़े किसानों और साहूकारों का अब भी ग्रामीण शक्ति संरचना में महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण कृषकों की भूस्वामियों और साहूकारों पर आर्थिक निर्भरता अभी भी बनी हुई है। इसके लिए उनकी निम्न और दयनीय आर्थिक स्थिति उत्तरदायी कही जा सकती है। गांव की उच्च जाति और वर्ग के साथ मध्यम और निम्न जातियों तथा वर्गों का असंतोष और संघर्ष भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने वर्तमान भारत में शक्ति संरचना की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है
वो पहला उन्होंने कहा कि गाँव में आज भी उच्च जातियों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार और वर्गों जैसे भूतपूर्व भूस्वामी और साहूकार के हाथों में शक्ति केंद्रित है। दूसरा उन्होंने बताया कि निम्न जातियां और वर्ग संगठित होकर उच्च जातियों और वर्गों से शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति वर्ग समूह के स्थान पर जाति समूहों के लिए अधिक सही है। जाति स्तर पर इस सहभागीकरण ने गुटबंदी को जन्म दिया है। गुटबंदी ने गांव को विभाजित किया है, साथ ही ग्रामीण जीवन में तनाव और असुरक्षा भी पैदा की है। तीसरा उन्होंने बताया कि गांव में नई शक्ति व्यवस्था में जिन लौकिक और प्रजातांत्रिक मूल्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा की गई थी, वे गांव के मूल्य व्यवस्था और सामाजिक संरचना में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। गांव में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सहभागीकरण की इकाई व्यक्ति नहीं होकर परिवारों का समूह या गुट होता है। इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि गांव की राजनीति आज भी विभिन्न जातियों और वर्गों की आर्थिक संपन्नता और वंचित रहने के प्रतिमानों द्वारा प्रभावित है। गांव में शक्ति व्यवस्था का झुकाव उन समूहों की ओर है जो ग्रामीण लोगों की आर्थिक आकांक्षाओं को नियंत्रित करते हैं। भविष्य में ग्रामीण शक्ति व्यवस्था की गतिशीलता की दिशा गांव में होने वाले आर्थिक परिवर्तन और आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करेगी। प्रोफेसर बैजनाथ वर्मा का मानना है कि शक्ति का प्रयोग व्यक्ति, समूह और समुदाय के हाथ में होता है। शक्ति का प्रयोग एक व्यक्ति के द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक पद धारण करने के कारण किया जा सकता है। प्राथमिक और द्वितीयक समूहों या समाज द्वारा भी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से किसी प्रदेश, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र, अविकसित विश्व आदि समुदायों के द्वारा भी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। गाँव में आज भी शक्ति संरचना में परंपरात्मक शक्ति व्यवस्था का महत्व है। परिवार में यह आयु के आधार पर टिकी हुई है। गांव में अब भी उच्च जातियां अपने प्रभुत्व का प्रयोग निम्न जातियों पर करती हैं। गांव पंचायतें भी ग्रामीण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्तमान में इन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन की लहर तो दिखाई देती है। परिवार में यदि कोई सदस्य कर्ता से अधिक शिक्षित, बुद्धिमान और आर्थिक क्षमता रखता है तो वह कर्ता की शक्ति छीन लेता है। उधर निम्न जातियों में शिक्षित, समृद्ध, भूस्वामी व्यक्ति नई पंचायत व्यवस्था में मतदान के आधार पर उच्च जाति के लोगों की शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। गांव पंचायत में शक्ति व्यवस्था का मिश्रित रूप देखा जा सकता है। निम्न जातियों के लोग संख्या और सुरक्षित स्थानों के कारण पंचायतों में स्थान ग्रहण कर शक्ति व्यवस्था अपने हाथ में लेने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो दूसरी ओर भूस्वामी और आर्थिक समृद्धि के कारण जमींदार, साहूकार और उच्च जातियों के व्यक्ति गांव में औपचारिक और अनौपचारिक रूप से शक्ति संचालन में अब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब हम बात करते हैं परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ब्रिटिश काल में और आज़ादी प्राप्त करने के बाद गांव की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया। उसके साथ साथ शक्ति संरचना भी परिवर्तित हुई। गांव में नवीन परिवर्तन लाने और परंपरात्मक शक्ति संरचना को बदलने के लिए बहुत से कारक उत्तरदायी रहे हैं, जैसे भूमि सुधार कानून, पंचायती राज की स्थापना, सहकारी आंदोलन, भूदान और ग्रामदान, सामुदायिक विकास योजनाएं, सर्वोदय, वयस्क मताधिकार, लोकतंत्रीकरण और राजनीतिकरण की प्रक्रिया, सुधार आंदोलन, औद्योगिकरण और नगरीकरण, संस्कृतिकरण, शिक्षा का प्रसार, यातायात और संचार वाहन के नवीन साधनों का उपयोग, महिलाओं के लिए आरक्षण, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। इन सभी कारकों में भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग कारक क्रियाशील रहे हैं और उन्होंने परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका निभाई है।
परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन के लिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कहीं जमींदारी के उन्मूलन ने शक्ति जमींदारों से छीन ली है, तो कहीं यह अब भी गांव की प्रभु जाति के पास है। कहीं पर निम्न जातियां संख्या में अधिक होने के कारण चुनावों में पंचायतों के पद पर विजय प्राप्त करके औपचारिक शक्ति ग्रहण करके बैठी हैं, तो कहीं अधिक निर्भरता के कारण संख्या में अधिक होने के बाद भी निम्न जातियां उच्च जातियों के अधीन ही हैं। कहीं कहीं राजनीतिक दलों और गांव से बाहर प्रशासकों से संबंध होने के कारण भी ऐसे लोग शक्ति ग्रहण कर जाते हैं जो संख्या में तो कम है, लेकिन शिक्षित, समृद्ध और लोकप्रिय होते हैं। संविधान के द्वारा निम्न जातियों के लिए स्थान सुरक्षित किए जाने का लाभ भी अस्पृश्य जातियों ने उठाया है और शक्ति प्राप्त करी है। नगरीकरण और औद्योगिकरण ने भी ग्रामीण शक्ति संरचना को प्रभावित किया है। जो ग्रामवासी शिक्षा प्राप्त करने या व्यवसाय के लिए शहरों में चले गए, वे राजनीतिक दलों से संबद्ध हो गए हैं। ऐसे व्यक्ति गांव में आकर अपनी राजनीतिक निष्ठा के अनुरूप ही गांव की राजनीति में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करने लगे हैं, जिसका प्रभाव गांव की शक्ति व्यवस्था पर भी पड़ा है। गांव में राजनीतिक शक्ति अब भी बहुत कुछ आर्थिक शक्ति पर निर्भर करती है। जिस व्यक्ति, जाति या वर्ग के पास जितनी आर्थिक शक्ति है, उसी अनुपात में उसके पास राजनीतिक शक्ति भी है। शिक्षा ने भी गांव में शक्ति संरचना के परंपरात्मक स्वरूप को बदला है, फिर भी इसका प्रभाव भारत के सभी गांवों में समान रूप से नहीं देखा जा सकता है। इस प्रकार गांव की परंपरागत शक्ति संरचना में आमूलचूल परिवर्तन तो नहीं आया है, लेकिन हाँ, उसका मिश्रित स्वरूप हमें आज भी देखने को मिलता है। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।